कैसे हैं आप सब लोग। इंटरमीडिएट की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ वीडियो में अपनी पढ़ाई को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात यह है जिसके लिए आप लोग बार बार फोन करके पूछ रहे हैं, आपके ऑनलाइन जो टेस्ट होने वाला है उसके बारे में। ऑनलाइन परीक्षा का सिस्टम ये बनाया गया है कि आप लोगों का यानी इंटरमीडिएट वालों का 30 नंबर का प्रश्न पत्र बनेगा, 30 नंबर का पेपर होगा और मान के चलिए कि सभी प्रश्न आपके जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। विकल्पीय प्रश्न बना करके आपको टेलीग्राम के विद्यालय का जो चैनल है टेलीग्राम पर उसी पर आपको दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी कर लेंगे। वहाँ से कॉपी करके आप उसमें जो भी विकल्प पर टिक करना होगा या जैसे भी आपको लिखना होगा उसे लिख करके संबंधित विषयाचार्य के नंबर पर चाहे टेलीग्राम पर ही या फिर व्हाट्सएप पर आप उसको सेंड कर देंगे। बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध रहेगा कि आप लोग आपस में नकल करके मिला करके न दीजिएगा, नहीं तो अगर एक जैसा मिलेगा, चूँकि ऑनलाइन किए जाने पर एक व्यवस्था है कि हम आपको देख नहीं पा रहे हैं इस तरह से, तो ऐसे में क्या होगा, अगर दो लोगों के एक जैसे लगातार कई प्रश्न उत्तर मिलते गए तो उसे हम काट, एक जैसा लिखने का ध्यान या कैसा हुआ तो उसे काट दिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अपनी कक्षा में जो संपूर्ण विषयों को मिला करके प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान लाएगा वो तो सम्मान का पात्र होगा, विद्यालय परिवार उसे सम्मानित करेगा। किंतु मैंने जो आपको वीडियो बनाने से पहले ऑनलाइन कक्षाएं जब शुरू की गई थी उस समय मैंने शुरुआत के पहले या दूसरे वीडियो में जो बताया था वह होगा कि जो मेरे सब्जेक्ट में प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उसको मैं स्वयं अपनी तरफ से पुरस्कार दूंगा। तो इस बात को याद रखिएगा। आप करते हैं बात दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है आपके कोर्स के लिए। यहाँ पर मैंने शुरुआत में जब आपको ये वीडियो श्रृंखला जो बनानी शुरू की है काव्य साहित्य के इतिहास में, यह कक्षा 12 के लिए यानी कि 12वीं के लिए बताई थी। कक्षा 12 और कक्षा 11 में साहित्य का जो इतिहास है वो बिल्कुल एक ही है। आपको चाहे व्याकरण पढ़ना होगा चाहे साहित्य का इतिहास गद्य में या पद्य में, सारी चीज़ें एक समान है, केवल आपको आपके जो पाठ हैं वही दोनों अलग हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 11 और 12 के कोर्स पहले एक ही में हुआ करते थे, अब बांट करके अलग हो गए हैं। तो इसमें श्रेणीबद्ध न करके कि मतलब आधा एक साल में आधा दूसरे में न करके व्याकरण और इतिहास का जो शीर्षक है जो भाग है ये दोनों कक्षाओं में समान ही रखा गया है। इसलिए ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पहले दूसरे वीडियो में मैंने कक्षा 12 लिखा है, लेकिन अब इस वीडियो को यही वीडियो जो यहाँ पर इस समय बनाने जा रहा हूँ यही आपको मैं 11वीं के लिए भी अपलोड कर रहा हूँ। 12 वालों के लिए अलग, 11 वालों के अलग, कक्षा बाद में अपलोड तो अलग अलग करूँगा लेकिन चीज़ें एक होंगी। जिनको जहाँ समस्या होगी वो मुझसे पूछते रहेंगे, क्योंकि दोनों का एक ही अलग अलग समय में एक ही चीज़ को 2 बार पढ़ाना समय का जो है अपव्यय होगा, इसलिए एक साथ ही पढ़ा करके दोनों कक्षाओं के लिए अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल के बारे में। रीतिकाल आप जानते हैं, आपने पढ़ा हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला काल था आदिकाल। आदिकाल के बाद जो मध्यकाल था उसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया, जिसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है। आप जानते हैं भक्ति काल के बारे में एक प्रश्न किसी ने मुझसे किया था कि उसमें रामानुजाचार्य का क्या योगदान रहा। रामानुजाचार्य के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, भक्ति आंदोलन के जो जनक हैं वही रामानुजाचार्य है। आचार्य रामानुज ने ही यानी रामानुजाचार्य ने ही भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था और उसके बाद जो भक्ति काल है वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर चरम सीमा की ओर बढ़ता गया। भक्ति काल के बाद जो उत्तर मध्यकाल आया यानी पूर्व मध्यकाल के बाद जो उत्तर मध्यकाल आया, यानी ध्यान दीजिए रीतिकाल का ही दूसरा नाम जो है वो उत्तर मध्यकाल है। इस उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा गया क्योंकि इस काल में रीति प्रधान ग्रंथों की रचना हुई। रीति प्रधान का अर्थ क्या है कि जो आदिकाल से एक परंपरा चली आ रही थी, राजाओं का जैसे वर्णन, युद्धों का वर्णन, सौंदर्य संगीत का वर्णन, कला का वर्णन, ये सब रह गया। भक्ति भाव का वो यहाँ दौड़ हो गया, यानी कम महत्व का रह गया। तो रीति प्रधान ग्रंथों की रचना के कारण इस काल को रीतिकाल कहते हैं। तो आप लोग अब लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डालेंगे रीतिकाल और लिखिए इसकी समय सीमा सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी गई है। ठीक है, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल या
श्रृंगार काल भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस काल में रीति प्रधान ग्रंथों की रचना हुई थी, इसीलिए इस काल को रीति काल कहा गया है। ठीक है, अब देखिए रीति काल की आगे आपको लिखना है कि रीति काल की रचनाओं को देखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, या रीतिकालीन रचनाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला रीतिबद्ध, ध्यान से देखिएगा, रीतिबद्ध काव्यधारा, ठीक है। जैसे भक्ति काव्य में आपने देखा सगुण धारा, निर्गुण धारा में, फिर ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी किया गया, ऐसे ही रीतिबद्ध काव्यधारा। दूसरा जो आपका है वो है रीति सिद्ध काव्यधारा। ठीक है, रीति सिद्ध काव्यधारा। और तीसरी काव्यधारा इस काल की जो है वो रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, देखिए अब इतना लिख लेने के बाद इसकी विशेषताओं को थोड़ा सा आप लोग केवल सुन लीजिए, लिखने का काम हम आगे फिर शुरू करते हैं। इस काल की राजनीतिक परिस्थिति की ओर एक बार हम लोग दृष्टि डालते हैं। तो आप जानते हैं क्योंकि इस काल में क्या हुआ, भक्ति काल, आपको मैंने बताया था लोगों का शासन आया, मुगलों की सत्ता स्थापित हुई थी, उत्तरोत्तर मुगलों का शासन और प्रौढ़ होता गया। यह काल वह समय था जब लगभग औरंगजेब का शासन आया, यानी शाहजहां के समय से लेकर औरंगजेब के शासन तक के काल को, या और बाद में बहुत से राजा हुए। उस समय क्या था, हमारा भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। ये राजा लोग वही जैसे आदिकाल में था, आपस में लड़ना झगड़ना, भोग विलास, विलासिता इतनी बढ़ गई थी इस काल में कि लोगों ने वीरता की कोई रचना ही नहीं रह गई। जैसा कि आदिकाल में जो वीर गाथा काल था, उसे मध्यकाल में लोग भगवान की शरण में गए तो भक्ति काल आया, किंतु वह वीरता की कथा भक्ति काल में भी विख्यात थी। आप जानते हैं भगवान श्री राम की कथाओं का वर्णन हुआ, कृष्ण की कथाओं का वर्णन हुआ, या कुछ राजाओं का वर्णन हुआ, उनके युद्धों का सजीव चित्रण था, किंतु रीति काल में कोई वीर ही नहीं हुआ। लोग वीरता की कथा को भूल से गए, केवल भोग विलास प्रमाद में ही लगे रह गए। और ऐसे समय में अलंकार, रस और श्रृंगार प्रधान रचनाएं की गई। श्रृंगार की सबसे अधिक प्रयुक्ति हुई, इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल का नाम ही दिया जाता है। तो इसके जो 3 नाम दिए गए हैं, इसको अलंकृत काल भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि श्रृंगार काल का नाम इसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है, रीति काल का नाम इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ठीक है, और अलंकृत काल का नाम जो है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है, जो 2 लोग थे, दोनों भाई। आपको नाम उनका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए अब इन तीनों धाराओं की बात करने से पहले एक बार और हम लोग आगे देखते हैं। इस काल में सामंतवाद विख्यात था। सामंतवाद आप जानते हैं, छोटे छोटे अपने राज्य को, जैसे आज आप देखते हैं कि देश कई राज्यों में बटा है, राज्य कई जिलों में बटे हैं, जिले कई तहसीलों में बटे हैं, फिर तहसीलें ग्राम पंचायतों में, ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं में, इस तरह से छोटा छोटा कुरबा बढ़ता चला गया। ऐसे क्या होता था, एक राजा अपने राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सामंतों को बांट देता था। सामंत मनसबदारों को दे देते थे, उसके मनसबदार से जमींदार, जमींदार से सरपंच, इस तरह से बंटवारा किया जाता था। तो लगान जो वसूली जाती थी वो मनसबदार ले जाकर सामंत को देता था। सामंत मंत्री की तरह होते थे जो राजा के दरबार में स्थान रखते थे। और वो सामंत क्या थे, जनता पर अत्याचार करना, उन्हें लूटना खसोटना और स्वयं हर प्रकार का सुख भोगना, यही वो काम था। सामंतवादी प्रजा उस समय थी, जिसके कारण समाज में केवल 2 ही वर्ग रह गए थे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग हो गया था। मध्यम वर्ग जैसी कोई जगह नहीं रह गई। ठीक है, जनसाधारण की स्थिति इस समय में बहुत खराब हुआ करती थी। कुछ कवियों ने इसी समय जो उनके साथ दुख या कष्ट का अनुभव हुआ, जो उन्हें जीवन में निराशाएं मिली, सफलता या असफलता मिली, उसके आधार पर नीति परक दोहे लिखे गए। नीतियों से, जैसे आपने
खुशहाल और दूसरे शिवाजी, उन दोनों की कथा को लिखा, जिनके बारे में आपने 11 में पढ़ा है या 11 वाले भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साहित्य की दृष्टि में यह काल साहित्य के क्षेत्र में बड़ा समृद्ध था। कवि तो हर राजा के दरबार में थे, लेकिन बस मनोरंजन के लिए होते थे। इसलिए एक बार फिर से राजाओं की जो यशोगाथा का वर्णन था, आश्रयदाताओं की प्रशंसा का जो क्रम था, वो फिर से इस काल में जारी हो गया था। ठीक है, तो अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं 3 धाराओं के बारे में। पहली हेडिंग डालेंगे रीतिबद्ध काव्यधारा। ठीक है, पहली काव्यधारा है रीतिबद्ध काव्यधारा। इसमें आप लोग लिखिए कि रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रीतिकाल की वे काव्य रचनाएं सम्मिलित की गई हैं जिनमें काव्य तत्वों का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है। काव्य के तत्व क्या होते हैं? रस, छंद और अलंकार। जिन रचनाओं में रस, छंद और अलंकार इत्यादि काव्य के जो तत्व हैं, उनकी सबसे ज्यादा प्रयुक्ति हुई है, प्रयोग किया गया, उन कविताओं को भी रीतिबद्ध कविताएं कहते हैं। तो रीतिबद्ध के कुछ लेखक हैं जिनके नाम आप लोग लिख लीजिए और इनकी रचनाओं का भी उल्लेख करते हैं। सबसे पहला नाम आता है, एक और आप लिखिए कवि, दूसरी ओर लिखेंगे रचना। सबसे पहले कवि हैं इस काल के आचार्य चिंतामणि। चिंतामणि, इनकी रचनाओं पर एक दृष्टि डालें। ठीक है, रस विलास और छंद विचार। सबसे प्रसिद्ध तो रस विलास ही है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि केवल रस ही रस लिखा है। छंदों की नई नई सृष्टि हुई इसमें। रस विलास, छंद विचार आपको किताब के पन्नों का जो PDF में भेज रहा हूँ उसमें आप मिला लीजिएगा, ये सारी रचनाएं दी गई होंगी। ठीक है, कवि कुल कल्पतरु नाम की एक और रचना है, उसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इस काल के दूसरे लेखकों में आचार्य कुलपति मिश्र हुए हैं, भिखारी दास हैं और ग्वाल कवि। इन तीनों के नाम लिख लीजिएगा। इनकी रचना प्रसिद्ध है रीतिबद्ध काव्य में। तो केशवदास भी इसमें आते हैं। सेनापति का नाम है देव मतिराम पद्माकर। ठीक है, पद्माकर का एक छंद मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार के लिए। अगर उस छंद को आप लोग फिर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं उसको एक बार फिर से उच्चारण करके सुना देता हूँ। बसंत के आने पर पद्माकर ने एक शब्द लिखा जिसमें बार बार 4 पंक्तियों में 4 अक्षरों का उच्चारण है। जैसे कहते हैं, फूलन में केल में कछारन में भंजन में क्यारिन कलीन में कलीन के लिकंत हैं, कहें पद्माकर पर आगम में पौनहु में बिक में पलासन में पगरो भगंत हैं, द्वारे में दिशान में धुनि में देश देशन में देखे दीप दीपक में दीपक दिगंत हैं, बेथिका में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। इस तरह से विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं। अनुप्रास लिखा था पद्माकर इसी काल में। तो इसमें आप लिख लीजिएगा। दूसरे जो कवि हैं, पहले तो ये हैं दूसरे पद्माकर, तीसरे कवि हैं देव। ठीक है, और सेनापति नाम के एक कवि हैं, चौथे कवि हैं सेनापति। इन सभी कवियों के नाम लिख लीजिएगा। इन सब की रचनाएं आप सबको PDF में मिल जाएंगी। अपनी मुख्यतः इकट्ठा करना है और फिर अगले हेडिंग डालेंगे रीति सिद्ध काव्यधारा। ठीक है,
रीति सिद्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि जो हैं वो हैं आपके बिहारी। अब बिहारी के जीवन से तो आप जानते हैं कि विलासिता कैसी रही होगी कि राजा जय सिंह ने जब कहा कि तुम रोज एक दोहा मुझे लिखकर सुनाओगे तो मैं तुम्हें एक सोने की मुहर दूंगा। बिहारी अपने पूरे जीवन में खाली 700 दोहा लिखे हैं। इतना बड़ा आलसी और कम होगा, सोने की मुहर के लालच में तो यहाँ लोग ग्रंथ लिख डालते। बिहारी ने केवल 719 दोहे लिखे जो सही में संकलित हैं, लेकिन भक्ति नीत माधुर्य के गुणों से भरे हुए इनके सतसई नामक ग्रंथ के बारे में आप जानते हैं, कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। तो जो आपका रीति सिद्ध काव्य है इसके प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं और इनकी रचना जो है सतसई, जिसको बिहारी सतसई भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र इस काव्यधारा के यही कवि रीति सिद्ध जिनकी रचनाओं में रीति काल के समस्त लक्षण विद्यमान मिलेंगे आपको। राजाओं की प्रशंसा भी की है, ये सवाई राजा जयसिंह के दरबार में कवि हुआ करते थे। ठीक है, अलंकारों का भरपूर प्रयोग है। छंद निरूपण में इन्होंने दोहे में बहुत सुंदर रचना की है। अलंकार, रस, समस्त प्रकार की जो भी मधुरताएं काव्य के तत्व हैं सबका प्रयोग किया है इन्होंने। रीतिबद्ध में क्या होता है, थोड़ा बहुत अलग रह जाता है, लेकिन रीति सिद्ध में सारे तत्वों के लिए बिहारी रीति सिद्ध है। इसके बाद तीसरी हेडिंग आती है रीति मुक्त काव्यधारा। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा इसके बारे में लिखे रीति काल में की गई वे रचनाएं जो परंपरागत तरीके से नहीं लिखी गई रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, इस काल की कविताएं जो थी वो रूढ़ियों से मुक्त थी, उनमें कोई रूढ़ियां नहीं थी, मतलब जैसा एक ने लिखा वैसे दूसरा लिखे, रीति के प्रबंध से मुक्त थी। घनानंद इस काल के सबसे प्रमुख कवि हैं। पहले हैं घनानंद, ठीक है, दूसरे कवि हैं आलम, तीसरे हैं बोधा और चौथे कवि हैं इस काल के ठाकुर। ठीक है, इन 4 कवियों के नाम लिख लीजिएगा। एक और गिने जाते हैं द्विज देव करके हैं, उनको अभी हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर अंतिम चीज एक और बची हुई है रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां या रीति काल की विशेषताएं। इन 4 कवियों के नाम एक अंतिम लाइन इसके बाद आप लिख लीजिएगा कि रीति काल के एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं, वो हैं भूषण। कवि भूषण ने वीर रस प्रधान कविताएं लिखी हैं। वीर रस में 11th क्लास में जो पढ़ेंगे या जो पढ़ चुके हैं आप जानते हो, छत्रसाल प्रशस्ति में आपने पढ़ा कि निगसत म्यांते मयूखे प्रलय भान कैसे फारे तमधन से गयंदन के डाल, या फिर शिवा शौर्य में आपने पढ़ा। चलिए एक छंद हम साथ साथ सुनाते हैं कि कहते हैं इंद्र निज हेरत फेरत गज इंद्र, अब इंद्र को अनुज हेरें दुग्ध नदीश को, भूषण घनत सुर सरिता को हंस हेरें विधि हेरें हंस को चकोर रजनीश को। ऐसा था, तो पढ़ेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा उसको पढ़ते हुए। भूषण एकमात्र रीति काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस में रचनाएं की हैं। भूषण का नाम रीतिबद्ध में भी कभी कभार लिया जाता है, किंतु ये सर्वथा उससे मुक्त ही रहे हैं। हाँ, केशवदास जी रीति काल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हुए हैं। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे रीति काल की विशेषताएं या रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है,
चलिए, रीतिकाल की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता जो है वो है रीति निरूपण। रीति निरूपण क्या होता है? देखिए, इस काल के कवियों ने परंपरागत तरीकों से लक्षण प्रधान लिखे। रीति का एक अर्थ आप लगा सकते हैं लक्षण प्रधान। लक्षण क्या होता है? व्यंजना शैली होती है, ठीक है। व्यंजना शैली में क्या होता है? किसी और की बात कहते हैं और समझाते किसी दूसरे को। लक्षण प्रधान आ जाते हैं। जैसे आपने बिहारी के बारे में पढ़ा कि वो राजा जयसिंह को संबोधित करके लिखते हैं कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराई पानी पर तू पक्षी न मारे। इन्होंने कहा बाज के लिए लक्षण यही है कि राजा जयसिंह में बाज के लक्षण दिखा दिए। अभिव्यंजना हुई है, ठीक है। व्यंजना शैली में जो लिखा है उन्होंने, ये लक्षण प्रधान होता है। रीति का निरूपण किया है, ठीक है। दूसरी विशेषता है श्रृंगार प्रधान ग्रंथों की रचना। श्रृंगार प्रधान ग्रंथों की रचना, ठीक है। तीसरी विशेषता इस काल की वो है राजाओं की प्रशंसा, ठीक है। आप देख सकते हैं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हुई। फिर जब सारी चीजों से थक जाते थे तो थोड़ा बहुत भक्ति भी किया करते थे, इसलिए लिखेंगे भक्ति और नीति का प्रयोग, यानी कि इनकी कविताओं में भक्ति और नीति से संबंधित तथ्य भी लिखे गए। पांचवी विशेषता जो इस काल की होगी, आप लोग लिख लीजिए, अलंकारों की प्रधानता। अलंकारों की प्रधानता, ये पांचवी विशेषता है रीतिकाल की, ठीक है। तो इतने के बाद हम लोग यह कह सकते हैं कि जो रीतिकाल था ये भले ही सामाजिक दृष्टि से जनता के लिए सही ना रहा हो, किंतु साहित्य के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। भले ही वीरगाथा न लिखी गई हो, भले ही भक्ति का चरम उद्वेग ना रहा हो, किंतु छिटपुट प्रयोग वीरता और भक्ति के भी मिलते रहे हैं, ठीक है। और रीति प्रधान जो काव्य का संपूर्ण रूप है वह विकसित होकर इसी काल में सामने आया। आदि काल में काव्य का एक पक्ष उदय हुआ, भक्ति काल में दो पक्ष, और सर्वांगीण विकास जो था वह रीति काल में हुआ, जहाँ रस, छंद और अलंकार समेत सभी तत्व विद्यमान रहे। इसी काल की देन है कि आधुनिक काल जो है वह पूर्णतः विकसित हुआ है। तो अब कल से हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इतने को आप पढ़िएगा, कोई समस्या होगी तो बताना। चलिए, धन्यवाद।